जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत। आज हम लोग सेट 5 लेकर के आए हैं, जो RB ALP CBT 1 26/11/2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और आप सबको पता है कि हम पर डे एक एक सेट लेकर के आ रहे हैं, जो साइंस का है, जो रेलवे में पूछा गया सवाल है। और आप सब जानते हैं कि अभी ALP का भी फॉर्म आया हुआ है, ALP का फॉर्म भरा भी रहा है। आपने ग्रुप डी का भी फॉर्म भर रखा होगा, आपने NTPC भी भर रखा होगा। और आपको ये भी पता है कि बिहार SSC में जो 25 क्वेश्चन जो पूछता है वो फुल्ली साइंस पूछता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने साइंस का सेट उठाया है, जो आपको लेटेस्ट सवाल पूछा गया है, जो 2024 में यानी आज के 4-5 महीने पीछे का सवाल हमने करवा रखा है और मैं करवा रहा हूँ। आपको 4 सेट करवा रखा है और आज आपका 5वां सेट है। तो आपसे ये कहना है कि आप अपना पेन एंड पेपर लेकर के बैठे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको अगर नोट्स करने की ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स करें। और मैं इस PDF को अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया, एक मिनट, थोड़ा सा क्या दिक्कत हो चुकी है। हाँ, अभिक्रिया Fe+H2O Fe3O4 H2O के लिए संतुलित समीकरण विकल्प चुनिए। तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसा सवाल को करना है तो क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आप पहुँच जाओ ऑप्शन पे। देखो, आपको पता है कि संतुलित करने के लिए इक्वेशन को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए एक ही तरीका है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंपोनेंट जो होता है बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में कंपोनेंट है ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है, ये ऑप्शन नंबर ए है 2Fe, यानी Fe2 है और यहाँ पर Fe है 3। तो इस हिसाब से ये तो कंपोनेंट गलत हो गया, क्योंकि इक्वल नहीं है, संतुलित नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है 4Fe और यहाँ पर है Fe3, तो भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो एक ही झटका में देखते हैं, इसको एलिमिनेट करना था। ऑप्शन तीसरा हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 3Fe और यहाँ पर भी है 3Fe, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन है 4, 2 दूना का 4, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या है, 8 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन डी। अगर आप इसको टिक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट की टिक कर लो, और नहीं तो आप इसको देखना चाहते हो कि कैसे ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में ये कह रहा है कि Fe 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का कंपोनेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन नंबर डी को टिक करने में। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्च रेंज ग्लाइडम बम यानी गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। यानी गौरव को जो विकास किया गया है, ये किसके सहयोग से विकसित किया गया है, तो ये किया गया है DRDO के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका सही जवाब होगा। और आपको ये भी पता है कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO की स्थापना कहाँ हुआ था, 1958 में। और
DRDO कहाँ है तो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए, यानी गलत को छाट देना है। तो वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। दोस्त आप जानते हैं जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसको बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको चुनना क्या है कि निम्नलिखित विकल्प में सही युग्म का चयन कीजिए, तो ये आपका ऑप्शन सही है। हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी गलत है या तो फिर ऑप्शन गलत है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है कहता है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है, त्वरण नहीं कहलाता है। अपना वस्तु जो अपना अवस्था में परिवर्तन करने का जो विरोध करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आप और भी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता। नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जिस भी वस्तु में मास है तो दोनों, मान लीजिए कि एक वस्तु ये है m1 और एक वस्तु मान लीजिए ये है m2, यानी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो और उसके पास मास हो तो दो वस्तु के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, न कि जड़त्व बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी भी गलत हुआ। और ऑप्शन डी है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है। तो संवेग भी नहीं। आप जानते हैं कि संवेग किसे कहते हैं? तो P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमको चूज करना था, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और अब जानते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, डेट इज कॉल्ड इनर्शिया। और आपको दूसरे तरह से अगर डिफिनेशन बताना है तो आप ऐसे बताओगे कि जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, तब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये तो हो गया जड़त्व। और आप ये भी क्लास में पढ़े हैं कि जड़त्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जड़त्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। जड़त्व शब्द सबसे पहले गैलीलियो ने ही दिया था। और फिर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आपको ये भी पता है कि जड़त्व कितने तरह का होता है। तो जड़त्व जो होता है यह जड़त्व 3 तरह का होता है। आपको क्लास में करवाया गया था विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व का आप एग्जाम्पल जानते हो कि किसी बेर या किसी फल अगर पका हुआ है और उसका टहनी को आप हिला दोगे तो विराम के जड़त्व के कारण ही वो फल अपना टहनी से हट जाता है, यानी नीचे गिर जाता है। तो इसका क्या होता है? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व आप ये भी जानते हो कि जब आप किसी बस या ट्रेन में खड़े हो और अचानक से आपका बस या ट्रेन चलने लग जाए तो आपका शरीर जो है वो पीछे की ओर गिरने लगता है। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हो गया? तो विराम का जड़त्व हो गया। जब आपका ट्रेन चल रही है और अचानक सा क्या हुआ कि ब्रेक लगा दे तो आपका पैर जो है वो रुक जाएगा, लेकिन आपका सर जो है आगे की ओर गिर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गति का जड़त्व। और दिशा का जड़त्व क्या था कि मान लीजिए कि आप बस में बैठे हो और आपका बस जो है टर्निंग लेना चाह रहा है, यानी मोड़ कटना चाह रहा है, तो बस का मोड़ कटेगा लेकिन आपका बॉडी बाहर की ओर गिरने लगेगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। तो यह था दिशा का जड़त्व। तो आपको अच्छे तरीक़े से पता है कि जड़त्व कितने तरह का होता है। तो जड़त्व 3 तरह का होता है। एक होता है गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व का एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। मान लीजिए कोई कंबल है, कोई चादर है, उसमें धुलकन है, तो अगर उस कंबल चादर को अगर आप स्टिक से, डंडा से पीटते हो तो विराम के जड़त्व के कारण ही कंबल से धुलकन जो है वो गिरता है, क्योंकि धुलकन अपना अवस्था को बनाए रखता है, जबकि कंबल में क्या हो जाता है? गति हो जाता है। तो ये सब आपको क्लास में बहुत डिटेल करवाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़त्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो बारी बारी से देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये महा गलत है। दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान भार के समान होता है ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। आपको ये भी पता है कि जीवन में कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि भार हर एक पॉइंट पे हर एक स्थिति में बदलेगा। द्रव्यमान आप अगर मान लीजिए कि 50 kg का है, आपका द्रव्यमान कितना है, आपका मास जो है 50 kg, तो आप अगर चंद्रमा पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, इवन कि आप नॉर्थ पोल में चले जाओ, साउथ पोल में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपका मास 50 kg ही रहने वाला है। लेकिन बदलता क्या है, तो ये बदलता है भार। और आपको पता है कि वेट जो है W बराबर क्या होता है, mg होता है। और भार बदलता है, हर एक पॉइंट पे भार बदलता है। मान लीजिए कि आपका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो इसको 6 से डिवाइड कर दोगे, आपका जो भार हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता और भार बदलता है। आपको क्लास में करवाया जाता है कि द्रव्यमान, और आपको क्लास में बताया जाता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान और एक तरफ हम लोग लिखते हैं भार। आपको कई बार बताया जाता है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है kg और भार का मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और भार जो है सदिश राशि है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कि द्रव्यमान क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो आप कहीं पर भी जवाब आप दोगे कि द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलेगा। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान है, ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर लेकर के जाओगे तो द्रव्यमान उसका सेम ही रहेगा। हाँ, बदलेगा क्या, तो वो बदलेगा भार। भार इसलिए बदलेगा क्योंकि आपको बताया गया कि भार का क्या बताया गया, W बराबर mg। तो m तो नहीं बदलेगा लेकिन g बदलता है। पृथ्वी का g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। वही आप देखोगे मून पर g का मान कितना होता है, तो 1.63 होता है। इसी तरह से आप देखोगे जुपिटर पर कितना होता है, तो 25 होता है। और आप ये भी देखे हैं क्लास में कि ये जो g का मान है पृथ्वी पर भी बदलता है। आप जानते हो कि ये पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी से ऊपर चले जाओगे तो g का मान कमेगा, पृथ्वी के नीचे चले जाओगे यानी सेंटर में चले जाओगे तो g का मान कमेगा, और सेंटर पर अगर चले जाओगे तो g का मान तो बिल्कुल ही जीरो होता है। तो भार बदलने का मेन फैक्टर जो है आपका यही है g। और आप जानते हैं कि g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। और हर एक के ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये क्या हो जाता है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये बिल्कुल गलत है, महागलत। ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, यानी कथन दूसरा देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है, ये भी सही। तो आपका 2 और 3 सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। आपको पता है कि हाइड्रा जो है यह विखंडन से नहीं, हाइड्रा मुकुलन से होता है। किससे होता है, मुकुलन से होता है। तो यही गलत था, आपका राइट आंसर होना चाहिए डी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वास्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v के संदर्भ में सही कथन का व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण का फार्मूला आपसे पूछा है। तो गोलीय दर्पण का फार्मूला आप क्या जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जानते हो। तो जहाँ जहाँ माइनस वाला है ये तो महागलत है। अब हमको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है
राइट आंसर आपका क्या मिल रहा है? राइट आंसर आपको सी मिल रहा है, क्योंकि आपको करवाया गया था कि गोलीय दर्पण कहेगा तो ये प्लस होता है, और अगर लेंस कहता तो ये होता है माइनस। तो इस तरह से आपको देखना होगा। और माइनस जो होता है गोलीय दर्पण में प्लस, और लेंस में क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, न कि 1/u माइनस 1/v। ये नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप इसको ध्यान देंगे। और आपको गोलीय दर्पण में पढ़ाया जाता है हमेशा क्लास में, हम आपको दर्पण से क्वेश्चन कई करवाते हैं और आपको न्यूमेरिकल भी करवाते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का गोलीय दर्पण जो है बहुत पसंदीदा टॉपिक हो गया है। आप देख रहे होंगे कि आज हमारा 5वां सेट है, लेकिन ऐसा कोई भी सेट नहीं हुआ जिसमें गोलीय दर्पण से सवाल नहीं आया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गोलीय दर्पण को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जामिनर का बहुत ये पसंदीदा टॉपिक बन चुका है और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका रिपीट हो जाएगा। इसलिए आप गोलीय दर्पण को कंप्लीट कर लें, जहाँ से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट करें। हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस तो करवा ही देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौन या संचारित रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो एड्स तो वायरस का कारण ही होता है, और मेसस भी होता है वायरस के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसस और एड्स। आप जानते हैं कि एड्स किससे होता है? तो एड्स जो होता है एक HIV नामक वायरस होता है, और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, या पहले एड्स का फुल फॉर्म आप देख लो। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और यह एक वायरस होने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप मेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जो किया है TCS कंपनी के साथ IIT बॉम्बे ने साझेदारी किया है। माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ किया है? तो ये किया है TCS के साथ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में TCS जो है बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि TCS भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और अगर IIT बॉम्बे की बात करें और आपसे पूछे कि IIT बॉम्बे की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में IIT बॉम्बे की स्थापना हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा TCS, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन एक स्थिर यौगिक इसलिए बनाते हैं कि छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अबंध बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अबंध बनाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का सुचालक होता है, ये गलत है। ऊष्मा का ये सुचालक नहीं बल्कि ये कुचालक होता है। धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है। तो कह रहा था गलत कथन को पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन आएगा 11। क्वेश्चन 11 क्या है कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो यानी कॉपर ऑक्साइड, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो CuO प्लस क्या करेंगे, प्लस 2HCl। जब इसका विक्रिया कराओगे तो क्या होगा? तो ये होगा CuCl2 प्लस H2O, ये बनता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में
तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का क्या बनता है? विलयन बनता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन 12 कहता है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाता है? तो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है यह मस्तिष्क और वर्टिब्रल कॉलम दोनों को मिलाकर के ब्रेन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा इसका सही जवाब। और आपको ये भी पता है कि सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम में बुद्धि, स्मृति, व्यक्तित्व, भावना, भाषा महसूस करने की क्षमता होती है, और जबकि सेरेबेलम में शरीर की गति का नियंत्रण करने की क्षमता होता है। तो सेरेब्रम में याद करने का और भावना होता है, भाषण होता है, महसूस करने की शक्ति होता है, और सेरेबेलम में क्या होता है? गति को, यानी शरीर की गति को कंट्रोल करता है। तो आपका हमारे शरीर में जो है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी रदरफोर्ड के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये हम लोग देखना है। तो परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। बिल्कुल सही बात, रदरफोर्ड ने ये बात बताई थी। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी सही बात है। नाभिक का आकार परमाणु का आकार का छोटा ही, मान लीजिए परमाणु है या आपका नाभिक है, तो नाभिक का आकार परमाणु का आकार के तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, ये है आपका परमाणु और ये है नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार में नहीं, जबकि वृत्ताकार पथ में गमन करते हैं, इलिप्टिकल में नहीं करता। आपको पता होगा कि इलिप्टिकल क्या होता है, कि मान लीजिए यह है नाभिक और ये हो गया इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल में नहीं वृत्ताकार में गमन करता है। तो यहाँ पर कह रहा था कि गलत ऑप्शन को बताइए, तो गलत जो है आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन है सी। ऑप्शन नंबर डी है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आपको कई बार क्लास में करवाया गया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये मान लीजिए एनिमल सेल है और ये मान लीजिए प्लांट सेल है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो बहुत बड़ा डिफरेंसेज है वो है प्लास्टिड। वो क्या है? वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है प्लास्टिड ये जो होता है यह आपको जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और दोस्तों आपको बताया गया था कि पादप कोशिका में प्लास्टिड 3 तरह का पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में एक लवक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हरित लवक। यानी हरित लवक में एक के पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश को ऑब्जर्व करके पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो वह जो होगा हरित लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो देखते हैं यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तापमान बढ़ाइएगा तो विसरण बढ़ेगा, यानी जो भाप बन के उड़ने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो राइट आंसर यानी आपका 15 का ए सही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। इनमें पहले वृद्धि होती है और फिर कुछ समय पश्चात कमी हो जाती है। ये नहीं, ये मजाक नहीं चल रहा है। विचरण की दर पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ यह घटता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे में भी किया जाता है, ग्राइंडर में भी किया जाता है, नहीं किया जाता है तो अग्निशमक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको बताया गया मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये होता है मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और दोस्तों आपको मैग्निफिकेशन के बारे में क्लास में करवाया गया है कि गोलीय दर्पण में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। आपको शॉर्ट तरीका बताया गया था कि पॉजिटिव कहाँ होगा, तो जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। और प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। और आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन, आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन जो है वह 1 से बड़ा भी हो सकता है, अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी हो सकता है, और अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटा हो सकता है। ये चारों केसेस आपको क्लास में डिस्कस किया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सारे के सारे प्रतिबिंब सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। और आपको ये भी बताया गया था कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। इस हिसाब से उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन जो होता है 1 से छोटा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आने वाले एग्जाम में हो सकता है इस तरह की बातें पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। देखते हैं कथन 1 में है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोनों कथन ऊर्जा के लिए सही है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यानी 19। कोशिका को तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। क्लास में डायरेक्ट मेरा नोट्स में और कई बार क्लास में इस पर जोर दे करके बताया गया था कि इस तरह के बातें पूछ लेता है। प्रोटोप्लाज्म जो है यानी जीव द्रव की खोज सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव पुरकिंजे ने किया था। तो यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। और आपको बताया गया था कि मान लीजिए कि यह आपका सेल है, तो सेल में एक होता है केंद्रक, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, क्योंकि केंद्रक सबसे छोटा होता है, छोटा चीज़ को हुक से निकाला जाता है, इसलिए केंद्रक की खोज किसने किया था, और रॉबर्ट हुक ने। और आपको रॉबर्ट बरोन के बारे में बताया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट बरोन ने किया था केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट बरोन और कोशिका की खोज और रॉबर्ट हुक ने किया था। एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कि कंफ्यूज हो गया हो, बोलने में मेरा मिस्टेक हो गया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो सेल का खोज किया था, और रॉबर्ट बरोन ने क्या था,
ये किया था केंद्रक का खोज। किसका खोज किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का केंद्रक यानी बिया, बीज, सीड, वो ब्राउन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक ब्राउन होता है, इसलिए इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको निकाला जाता है या पकड़ा जाता है हुक से, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। पुरकिंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म दिया था और आपको बताया गया था कि जीवन का भौतिक अधिकार किसको कहा जाता है? तो जीवद्रव्य को कहा जाता है, और ये बात हेक्सले ने बताई थी। जबकि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये कह रहा है कि किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो किसी बिलियन के कणों का साइज व्यास में 1 नैनोमीटर छोटा होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 5 किए हैं। इसी तरह से आपको पर डे साइंस का सेट आएगा, और आज से हमारा एक आर्ट्स का भी सेट आने वाला है जो एडिटेरिया का करवाएंगे। जो एडिटेरिया 7500 नामक जो बुक आया है मार्केट में, उसको करवाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का दौर चल पड़ा है। अभी कल ही तक डेट था, 19 तारीख तक डेट था बीएसओ का, तो बीएसओ का भी फॉर्म भरा गया है। तो बिहार के बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको आर्ट्स का बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एडिटेरिया 7500 में वो बिहार के सारे एग्ज़ाम को देखते हुए वो बुक निकाला गया है, और हम उसी बुक को पर डे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट कारगर साबित होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।